हेलो फ्रेंड्स, मैं जबिशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है नोसेट 2020 उसके अंदर जो है दिल्ली एम्स है वो बार बार ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि एक प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ड्रग कैलकुलेशन का वीडियो जो है वो इजीली जो है वो देख सकते हैं। वो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल आने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ड्रग कैलकुलेशन के 10 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन आज की क्लास की। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्के हुए ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजिनल वॉल ड्यू टू लोकल वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड एज। पूछना क्या चाह रहे हैं कि वेस्टिब्यूल जो है उसके अंदर डस्के हुए जो एंटीरियर वॉल है वेजाइनल वॉल, वहाँ जो है अपने को चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, डस्के हुए प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है। तो फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा साइन है जिसके अंदर अपने को देखने को मिलता है? ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इनके ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन है फर्स्ट वन है ओसेंडर साइन, सेकेंड वन है चैडविक साइन, ऑप्शन थर्ड है गुडल साइन और ऑप्शन डी है हॉमान साइन। चलिए बात करते हैं कि पर्टिकुलर साइन जो है किस किस के लिए काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इस आंसर के क्वेश्चन के आंसर की। तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चैडविक साइन। चैडविक साइन जो होते हैं उसको अपन जैकमेयर साइन भी बोलते हैं। दोनों का नाम जो है दोनों का मतलब एक ही है। जो ऊपर डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो किसको डिनोट करता है, चैडविक साइन को या जैकमेयर साइन को। इसके अलावा बात करें अपन कि ओसेंडर साइन क्या होता है, इसका डिस्कशन अपन ऑलरेडी क्वेश्चन सेशन में कर चुके हैं कि अगर पल्सेशन हो रहा है लेटरल फोर्निक्स के अंदर तो उस साइन को अपन पर्टिकुलर कौन सा साइन के नाम से जानते हैं, ओसेंडर साइन के नाम से। थर्ड वन ऑप्शन है गुडल साइन। गुडल साइन का मीन्स क्या होता है कि वेजिनल जो वॉल है यानी सर्विस का जो पार्ट है उसके अंदर हाईली वेस्कुलराइज होने की वजह से वहाँ कलर में अपने को चेंजमेंट और जनरली सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं गुडल साइन। और हॉमान साइन जो होती है वो जनरली काफ मसल्स में अपने को पेन देखने को मिलता है इन केस ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो हॉमान साइन है वो डीवीटी का क्लासिकल साइन है। बाकी तीनों के तीनों जो है प्रेगनेंसी के प्रेजेंटिव साइन जो है उनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चैडविक साइन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है बेबिंस्की साइन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल इन। मीन्स बेबिंस्की साइन जो है जो अपन रिफ्लेक्स जो अपन पढ़े हैं न्यू बॉर्न के अंदर, बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो होता है वो कितने साल तक के बच्चों में नॉर्मल होता है। तो बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट वन ऑप्शन है न्यू बॉर्न, सेकेंड वन है एडोलेसेंट, थर्ड वन है यूथ और फोर्थ वन है ओल्डर एडल्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू बॉर्न। जनरली न्यू बॉर्न और इन्फेंट तक जो है अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर तक बेबिंस्की साइन जो है नॉर्मल होता है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स अगर बच्चे के अंदर पाया जाता है तो अगर 2 साल बाद भी वो कंटिन्यूसली बना रहता है, वो डिसअपीयर नहीं होता है, तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसकी अबनॉर्मलिटी जो है वो शो करता है। कोई भी मोटर डिसफंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा है उसको डिनोट करता है। तो एडल्ट एज के अंदर या आफ्टर 2 ईयर्स बाद अगर बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है वो एज इट इज़ रहता है तो वो डिनोट करता है कि कोई ना कोई नर्वस सिस्टम की अबनॉर्मलिटी जो है वो बच्चे के अंदर है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए न्यू बॉर्न। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। What is the most complication for which a nurse monitor preterm infant? यानी फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसको नर्स प्रायोरिटी देगी, सबसे पहले उसी चीज़ को मॉनिटर करेगी। ऑप्शन देखिए, पहला फर्स्ट ऑप्शन है हेमरेज, सेकंड वन है ब्रेन डैमेज, थर्ड ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फोर्थ ऑप्शन है एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मीन्स क्या होता है, बच्चा जो है सांस नहीं ले पाता है, एयरवे जो होता है क्या होता है ब्लॉक हो जाता है। देखिए ऑप्शन
को डिनोट कर रहे हैं, और एयरवे हर एक केसेस के अंदर प्रायोरिटी होती है। बट अगर एस्पिरेशन म्यूकस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली जो है बच्चे की जान चली जाएगी। एस्पिरेशन होने की वजह से निमोनिया होगा, निमोनिया होने की वजह से पेशेंट को जान जाने का खतरा जो वो रहता है बच्चे को। बट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। कुछ विद इन मिनट के अंदर भी अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, तो उससे कोई भी पीडियाट्रिक चाइल्ड जो है उसके डेथ होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो नर्सिंग प्रायोरिटी देगी वो एक्शन क्या होगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है उसका क्या करना है, अपने को मेजरमेंट करना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, विच असेसमेंट डाटा अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट द सेकंड बेबी सिंड्रोम। यानी फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा डाटा है जो नर्स को अलर्ट करेगा कि बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम हो गया है। बात करें अपन सबसे पहले ऑप्शंस की। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रीटर्म बेबी, ऑप्शन बी है लैक ऑफ स्ट्राइडर एंड एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड, ऑप्शन सी है प्रीवियस एपिसोड ऑफ एपनिया विच लास्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड, नेक्स्ट वन है प्रीवियस एपिसोड ऑफ सीजर। तो इसमें से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो नर्स को ये इशारा करेगा, इंडिकेट करेगा, अलर्ट करेगा कि बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेकंड बेबी सिंड्रोम क्या होता है। अगर बच्चे को विगोरसली हिलाया जाए, कम एज के बच्चे को, इन्फेंट एज के बच्चे को विगोरसली हिलाया जाए तो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो उसके अंदर कोई भी ट्रॉमा जो है वो क्रिएट हो सकता है। उस ट्रॉमा क्रिएट होने की वजह से जो सिंड्रोम अराइज होता है वो कौन सा सिंड्रोम है? जनरली सेकंड बेबी सिंड्रोम। यानी कि सेक करें विगोरसली बच्चे को तो ये सिंड्रोम अराइज होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्ट्राइडर जो है उसकी कमी होती है जनरली जब भी ब्रीथिंग करता है, और एडवेंटिशियस ब्रीथ जो है उसकी भी कमी होती है, वो भी सही से नहीं आता है। तो सेकंड बेबी सिंड्रोम को इंडिकेट करता है ऑप्शन बी। जब भी ऑप्शन बी यानी लैक ऑफ स्ट्राइडर या एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड जो है उसकी कमी है तो नर्स ये अलर्ट कर लेगी कि मे बी बच्चे को सेकंड बेबी सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी है रुबेला, ऑप्शन सी है वेरिसेला, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। प्रेगनेंसी के अंदर जो लाइव वैक्सीनेशन होता है वो मोस्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि लाइव वैक्सीन जो है वो रिस्क रहती है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, बेबी को कोई भी हार्म जो है वो पहुंचा सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर सारे लाइव वैक्सीन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। तो जो ऑप्शन ए और बी सी में दिए गए हैं सारे के सारे वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन है, इसलिए कोई सा भी वैक्सीन अपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के अंदर लिखा है नक्कल ट्रांसलेशनसी स्क्रीनिंग शुड बी डन बिटवीन। यानी पूछा गया है कि नक्कल ट्रांसलेंसी जो है प्रोसीजर जो है वो अपन किस टाइम पीरियड के दौरान जो है परफॉर्म कर दें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड वन है 11 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है 14 प्रेगनेंसी, नेक्स्ट ऑप्शन है 20 to 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बात करें अपन नेकल ट्रांसलेंसी की। नेकल ट्रांसलेंसी जो है वो क्या होता है? नेकल ट्रांसलेंसी के अंदर फीटल जो नेक होती है वहाँ से फ्लूइड पीछे से एस्पिरेट करके बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल प्रेजेंट है कि नहीं उसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। तो क्रोमोसोमल अनमोल्ड मोस्टली अगर एग्जैक्ट टाइम देखा जाए एवरेज पीरियड तो वो होता है 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या होगा? 11 to 14 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल इन द हेमेटोक्रिट वैल्यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज। यानी प्रेगनेंसी के दौरान हेमेटोक्रिट वैल्यू है जो वो डिक्रीज हो जाती है, उसका क्या कारण है? तो रीजन देखिए, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है हीमोडाइलेशन, नेक्स्ट वन है हीमो कंसंट्रेशन, नेक्स्ट वन है ब्लड लॉस, और थर्ड वन है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल HB लेवल भी पूछते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर कितना होता है, उसका रीजन भी कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर भी
यही सेम रीजन होगा। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का मीन्स क्या है कि ब्लड के अंदर कंपेरेटिवली आरबीसी कम बढ़ती हैं और फ्लूइड या प्लाज्मा जो है क्या बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका कंपेरिजन जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शन हो जाता है। आरबीसी धीरे धीरे बढ़ती हैं और फ्लूइड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो इस कंडीशन की वजह से, हीमोडाइल्यूशन की वजह से हेमाटोक्रिट या एचबी वैल्यू जो है वो जनरली प्रेग्नेंट लेडी की आती है, कम आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल रेफर्ड एज। मीन्स पर्सनल आइडेंटिटी जो होता है पर्सन है वो लॉस कर देता है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल से भी वो अवे रहता है, या ऐसे वाले टर्म को अपन किस नाम से जानेंगे। एक साइकेट्रिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूग, या इसको डिसोसिएट फ्यूग भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है स्प्लिट पर्सनैलिटी, नेक्स्ट वन है पोजिशन स्टेट और लास्ट वन है ट्रांस स्टेट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्यूग या डिसोसिएट फ्यूग। फ्यूग की कंडीशन के अंदर पर्सन जो होता है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी जो होता है वो लॉस कर देता है, कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वो जनरली नहीं लेता है। ऑप्शन बी की बात करें स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी के अंदर जनरली दो टाइप की पर्सनैलिटी एक ही टाइम एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट रहती है। बात करें अपन पोजिशन स्टेट या ट्रांस स्टेट की, पोजिशन स्टेट या ट्रांस स्टेट के अंदर भी फ्यूग जैसा ही है कि पर्सन जो है वो आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, एक्चुअल जो आइडेंटिटी होती है, बट वो अवेयर रहता है जो सराउंडिंग होती है उसके प्रति। वैसी वाली कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, पोजिशन स्टेट और ट्रांस स्टेट के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डिसोसिएट फ्यूग। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद एंजाइटी इज, यानी फॉलोइंग में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंजाइटी के अंदर अल्टर होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन ऑप्शन है गाबा, सेकंड वन है एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन थर्ड है डोपामीन, ऑप्शन फोर्थ है सीरोटोनिन। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है वो जनरली एंजाइटी के केस के अंदर अल्टर होता है। बात करें अगर और न्यूरोट्रांसमीटर की, एसिटाइलकोलिन है वो जनरली अल्टर होता है अल्जाइमर्स डिजीज के अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा डोपामिन की, डोपामिन जो है वो अपने को जनरली साइकोटिक डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया होते हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। बात करें सीरोटोनिन की, तो सीरोटोनिन जो है वो डिप्रेशन के अंदर या मेनिया के अंदर अपने को जनरली अल्ट्रेशन दिखाई देता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग डिजीज कंडीशन को कोज करते हैं। बात करते हैं अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी इज बेस्ड अपॉन, लेप्रोसी जो है इसको कुष्ठ रोग अपन बोलते हैं जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। ऑप्शन देखिए, बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेटस, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, स्टोलॉजिकल स्टेटस, लास्ट वन है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर दिए गए बैक्टीरियोलॉजिकल है, इम्यूनोलॉजिकल है, हिस्टोलॉजिकल है, इन सभी के बेसिस के ऊपर लेप्रोसी को क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा क्लिनिकली भी लेप्रोसी को क्लासीफाई जो है वो किया गया है। तो इसके अलावा क्लिनिकल जो स्टेटस है वो भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन का बेस है जिसके ऊपर अपन लेप्रोसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बात करते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। इन्फेक्टिविटी ऑफ वूफिंग कफ इज ड्यूरिंग, यानी वूपिंग कफ की जो इन्फेक्टिविटी होती है वो कौन से पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा होती है। बात करें ऑप्शन की, फर्स्ट वन ऑप्शन है ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ कफ इलनेस, सॉरी। नेक्स्ट वन है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूपिंग कफ। ऑप्शन सी है 10th डे बिफोर एंड 10 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूपिंग कफ, और लास्ट वन ऑप्शन है नन ऑफ दी। राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 डे बिफोर एंड 10 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वूपिंग कफ। होता है उससे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद अगर उसके कोई दूसरा पर्सन जो है कॉन्टेक्ट में आता है तो उस कंडीशन के अंदर वूपिंग कफ जो है या पर्टोसिस जो है वो अपने को देखने को मिलता है, जहाँ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बॉर्डरेला पर्टोसिस नाम का बैक्टीरिया जो है वो होता है। तो ये अपने को जनरली देखने को मिलता है।
इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजेनिटल रूबेला डायग्नोस्ड इन इन्फेंट विद द हेल्प ऑफ विच एंटीबॉडीज। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है IgM, IgG, IgE और IgA। पूछना क्या चाह रहा है, अगर इन्फेंट है, डिलीवर हुआ है, न्यू बोर्न हुआ है, इन्फेंट है, उस केस के अंदर अगर रूबेला को डायग्नोस करना है तो जब भी अपन बच्चे का ब्लड सैंपल लेंगे तो ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडी अपने को ये डिनोट करवाएगी कि बच्चे को पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो है वो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिट लाइफ के अंदर भी अगर रूबेला होता है, फिट बिफोर द डिलीवरी पर अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है, उस केस के अंदर हमेशा IgM जो अपने को बढ़ावा मिलता है। IgM सबसे बड़ी या सबसे भारी वेटेज की एंटीबॉडी होती है जिसको अपन मिलीनियर एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो IgM इन्फेक्शन के केसेस के अंदर फिट लाइफ और फिट लाइफ के बाद सबसे पहले बढ़ने वाला एंटीबॉडी जो होता है वो कौन सा होता है, IgM। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए IgM। अब बात करते हैं पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर द प्रोसीजर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। मीन्स कोई भी प्रोसीजर अपने को परफॉर्म करना है तो उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले जो कंसेंट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है। ऑप्शन देखिए, फिजिशियन, CNO, हेड नर्स, नर्स। अगर कोई भी कंसेंट किसी भी सर्जरी से पहले किसी भी प्रोसेस से पहले लेना है तो टू टेक द कंसेंट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर, यानी कंसेंट लेना प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्टर की। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए फिजिशियन। क्वेश्चन इजी है बट बार बार पूछा गया है और लोग नर्स लिख देते हैं जो बिल्कुल गलत है। कंसेंट लेना नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कुबलर-रॉस ग्रीविंग स्टेज। मीन्स ग्रीफ की 5 स्टेज हैं जिनको कुबलर नाम के साइकियाट्रिस्ट ने दिया। सही क्रम क्या है, सही सीरियल नंबर से किस किस तरीके से वो काम में आती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिप्रेशन, डिनाइल, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वन है डिनाइल, बार्गेनिंग, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। लास्ट वन है डिनाइल, एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एंगर। नेक्स्ट वन है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिनाइल, एंगर एंड एक्सेप्टेंस। होता क्या है, कोई भी ग्रीफ की स्टेज, कोई भी दुख की स्टेज होती है, से किसी की मौत की खबर ही अपन सुनते हैं कि फलान जो रिलेटिव है उसकी डेथ हो गई, पर्सन सबसे पहले क्या करता है, उस चीज़ को डिनाई करता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। सेकंड वन थिंग उसके दिमाग में जो आती है वो क्या आता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उस पर्टिकुलर दुख को लेकर गुस्सा आता है। उसके बाद ऐसा कैसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, बार्गेनिंग का पार्ट है। उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है उस पर्टिकुलर दुख की स्टेज को लेके, और लास्ट में जो बचती है वो क्या बचती है, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये रियलिटी है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, और उसको एक्सेप्टेंस थी रूस एंड। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग patient care model is suitable when there are many patient but very few nurses। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, थोड़ा टफ भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। ये पूछना क्या चाह रहा है कि पेशेंट का एक मॉडल जो है वो कौन सा मॉडल जो है वो सूटेबल है, जिसके अंदर पेशेंट जो है नंबर के अंदर बहुत ज़्यादा है बट नर्सेज जो है वो कम है, किस तरीके से काम करेंगी, कौन से मॉडल के तहत काम करेगी। ऑप्शन देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन है टोटल टीम केयर, नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल नर्सिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है टीम नर्सिंग, नेक्स्ट वन ऑप्शन है एडवांस्ड नर्सिंग। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंक्शनल नर्सिंग। यानी ऐसी कंडीशन आती है कि अगर पेशेंट के नंबर जो है वो कम है, सॉरी पेशेंट के नंबर है वो ज़्यादा, स्टाफ जो है वो कम है, तो किस तरीके से काम करता है, एज ए काम करता है, पार्ट को अलग अलग काम को डिवाइड करके जो वो काम में करते हैं। एक जना है वो वाइट साइन लेगा, एक जना मेडिकेशन करेगा, एक जना है वो जितने भी नोट्स हैं वो डालना है वो डालेगा। तो फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन डिवाइड करके वो काम करते हैं। टीम नर्सिंग का मीन्स क्या होता है कि एक पूरी टीम होती है जो एक लीडर के सुपरविजन में होती है,
यहाँ फंक्शनल नर्सिंग के अंदर कोई भी लीडर जो है वो नहीं होता। टीम नर्सिंग के अंदर पर्टिकुलर एक लीडर होता है, वो वर्क जो है वो असाइन करता है, पूरी टीम एक टास्क एक गोल को अचीव करने के लिए काम कर लेती है। एडवांस नर्सिंग का मीन्स क्या होता है, वो नर्सिंग जिसके अंदर एक सुपर स्पेशलिटी होती है, यानी एमएससी नर्सिंग अपन मान सकते हैं। सुपर स्पेशलिटी होती है, वो एक सुपर स्पेशलिटी केयर, एक सुपर स्पेशलिटी फील्ड के अंदर प्रोवाइड करते हैं। वो नर्सिंग कौन सी नर्सिंग कहलाती है, एडवांस नर्सिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फंक्शनल नर्सिंग। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन सेशन। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से कंटिन्यू जुड़े रहें। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक